शेख अयान से बात करते हैं। हेलो, मैं चाय पी रहा हूँ, उसके बाद फिर कैमरा ऑन करूंगा। शेख अयान, क्या हाल है भाई? जी कैसे आप बताएं आप कैसे। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? हाँ तो मैं एक टॉपिक पे ही बात करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, करें। आज का टॉपिक हमारा यही है ना कि खुदा है या नहीं है। क्या खुदा है और एक ही है? ये है टॉपिक आज का। नहीं गालिब अगर ऐसा तो हम नहीं है कि दो हैं, दो हैं और खुदा एक है तो उसका एक ही सारा है, कि दो हैं तीन है? मुझे ये भी बताना जरूर। वैसे गालिब अगर हम देखा जाए तो एक खुदा का होना लॉजिकल सेंस ही नहीं बनाता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप सुन रहे हैं ना। समझाएं समझाएं, मैं करूंगी। ठीक ठीक है। तो जैसे हमें अल्लाह का तस्वर किया जाता है कि अल्लाह एक ऐसी जात है जिसके पास इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट पावर और इन्फिनिट कंट्रोल है पूरा नेचर के ऊपर। सही बात है। हम्म। तो अगर हम और वो जो भी करता है वो अपनी मर्जी से करता है। हाँ जी, हाँ या ना। ऐसी बात है, ऐसी है। हाँ तो अगर गालिब अगर हम किसी कॉन्शियस बीइंग को इमेजिन करें कि वो ऑल नोइंग है तो फिर इटसेल्फ उसके खुद के पास ही कोई फ्री विल ही नहीं बचता। ये बात तो मैं कई बार करता हूँ, आपने सुनी है या? नहीं मैंने नहीं सुनी। अच्छा चलें, ठीक है, गुड है, करें बात, करें, मैं ऐड करूंगा हाँ इसमें फिर। हाँ। तो गेस अगर हमें ये बताया जाता है कि अल्लाह कयामत के दिन हमसे सवाल करेगा, राइट। तो अगर मैंने उसके सवाल का किसी का जवाब दिया तो वो उसको भी उसके माइंड में पता है कि मैं क्या जवाब दूंगा और उसको उस सवाल के अंदर वही जवाब देना पड़ेगा जो उसकी नॉलेज कह रही है। तो फिर वो तो उसके पास फ्री विल रही ही नहीं ना। हम्म। तो फिर एग्जैक्टली क्योंकि तो जिसको फिर ये तो सबसे पहले ही नॉलेज है बातों का, वो कैसे फ्री विल उसके पास कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। मतलब हम्म। वो अपनी मर्जी चला ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके पास जो जो सब कुछ जानता है, वो तो वही करेगा जो सबसे अच्छा है। वो गलत काम कर नहीं सकता, और उसके पास फ्री विल नहीं है फिर। पावर मतलब उसकी इन्फिनिट पावर का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हम्म। तो ये मतलब अगर हम बात है। जो हमें तस्वुरात किया जाता है खुदा का, तो अगर हम थोड़ी सी भी क्रिटिकल थिंकिंग की आदत बनाए तो हमें पता चलता है कि ऐसा कोई कॉन्शियस बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसके पास फ्री विल भी हो और इन्फिनिट नॉलेज हो और इन्फिनिट पावर हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। तो इसका जवाब है मोमिनों के पास। नहीं नहीं, मोमिनों के पास इसका कोई जवाब नहीं है भाई। मोमिन जो है ना, ये बस कोई ऐसे ही ये कोई बड़े कहते लोगों हैं। के पास नहीं, कैसा राजा जैसे इन लोगों के पास है जवाब इस तरीके का। जाके पूछे ना, देखना ऐसी कलाबाजियां आगे से आपको लगा के दिखाएगा। आप दुनिया के टॉप परफॉर्मर जो है ना, वो, मैं कहता हूं कि क्या उसको कहते हैं, जो है ना वो, काम करने वाले, सर्कसों में काम करने वाले बंदर आप भूल जाएंगे, मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ। नहीं नहीं, वो हलवाई से भी अच्छी जलेबी बनाते वो लोग। एग्जैक्टली ये बात है। ठीक है। तो हाँ तो यही चक्कर है। हाँ तो मतलब वो जो मुसलमान लोग कहते हैं कि हमें ये दलील दो कि खुदा को डिस्प्रूव करो, लो अगर यही फिलोसफी उनके हाथ में पकड़ा दी जाए तो वो तो पूरे चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो गिरे ही हुए हैं ना। असल में जवाब तो देते ही नहीं है ना। आप और मैं क्या करते हैं, हम जितनी इनसे बात करते हैं, ये क्या करते हैं, ये आगे से सिर्फ और सिर्फ जलेबी बनाते हैं बस। बोलते हैं खुदा को डिस्प्रूव करो। अब हाँ, ये खुदा हमने को डिस्प्रूव नहीं डिस्प्रूव किया तो करो क्या भाई, किया ये है। कहाँ का रूल है? दुनिया में कहीं ये रूल नहीं है बारे सबूत का कि, कोई नॉलेज नहीं है इनके हाँ, पास। सारे सबूत भाई, जो जो दावा करता है उस पे होता है। आप दावा कर रहे हैं कि गॉड है, तो भाई आप ही करेंगे ना प्रूफ कि गॉड है, तो उसका प्रूफ किधर है? हम तो नहीं करेंगे, हमारा तो काम नहीं है ये। ठीक है। तो जो मेन तो, चीज है वो असल में है ये है। तो मतलब ये सही जो है। लोग क्लेम करते हैं कि ऑल इन्फिनिट है, ऑल नॉलेज है, ऑल पावरफुल है, तो इसके बाद तो मुझे एक ही कोट याद आता है जो कि हारिस कहता है कि ना सर ना पैर सीधा हवाई फेर। हम्म। चलें, और क्या बात करेंगे आप? हाँ मैं वही एवोल्यूशन के हवाले से थोड़ा बात करना चाहूंगा। जी जी, करें। जी क्या ये जो हमारे पास जो क्रोमोसोम 2 जो फ्यूजन हुई है वो सिर्फ होमोसेपियंस में ही हुई है या फिर दूसरे होमिनिड्स में भी हुई थी। यार, होमोसेपियंस में, नेंडरटॉल्स दोनों में थी, डेनिसोवंस में भी थी। ठीक है। मुझे अब सही याद नहीं है कि इनमें से किसी एक में शायद नहीं थी, मगर जो होमो इरेक्टस था उसमें थी या नहीं, ये मुझे पता नहीं है कोई भी।
ठीक है, हो सकता है उसमें भी हो, ये होमिनिड लाइन के सब स्पीशीज में हो, ठीक है। मगर एक और बात है कि क्रोमोसोम फ्यूजन एक बहुत ही आम सी चीज है जो कि होती रहती है एनिमल किंगडम में। जैसे एक बकरा है जिसको मंट जैक कहते हैं, उसके अंदर ये 40 दफा हुई हुई है कम से जी कम। आपने बताया था मुझे पिछली बार। उसका जो सबसे क्लोज रिलेटिव है उसके 40 क्रोमोसोम होते हैं और उसके सिर्फ 2 के 3 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो उसमें क्रोमोसोमल फ्यूजन बहुत ही एक्सट्रीम केस है वो क्रोमोसोमल इन्फ्यूजन का, ठीक है, ये जी बात है। जी वैसे गालिब, हम्म, मैंने कैसर साहब की एक बोंगी पकड़ी थी आपकी डिबेट में से, अगर आप चाहे तो मैं बताऊं। बताएं। जी उन्होंने, जैसे कि उन्होंने कहा था कि म्यूटेशंस नहीं होती, तो कैसर साहब के पास इतना भी नॉलेज नहीं है। मतलब अगर अगर एक नया, वो कहते हैं कि 15 बिलियन साल के अंदर दो कोऑर्डिनेटेड पॉइंट म्यूटेशन होती है, तो जब एक रेट्रोवायरस इंसर्ट होता है जिसका सीक्वेंस हो 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स का, तो फिर अगर एक भी अगर इंसर्ट हो गया तो एक ही टाइम पे 10,000 पॉइंट म्यूटेशन हो गई। हाँ तो यही तो बात, ये बात तो मैं 10 बार कर चुका हूं ना, ये तो हमेशा मैं करता रहता हूँ बात। मगर जाहिर बात है कि वो उस बंदे ने, क्योंकि उसने तो मैं ना मानू की रट लगाई हुई है, तो वो थोड़ी मानेगा ये बात। तो ये इतना बात तो झूठा, उस डिबेट के अंदर भी कर दी थी ना, वो कह रहा था कि म्यूटेशन, तो मैंने कहा था ना म्यूटेशन तो कितने किस्म की होती है, ठीक है, तकरीबन समझ गए। इतनी म्यूटेशन होगी जितना तो हमें पता भी नहीं होगा। हम्म, तो इतनी झूठी एग्जैक्ट। बात आपने पकड़ी कैसे नहीं? वो डिबेट के अंदर आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? यार डिबेट के अंदर दिया है जवाब, थोड़ी देर का दिया है क्योंकि उसमें टाइम इतना नहीं था, बात ये है सारी। मतलब इनको इतनी उस डिबेट में मुझे बेसिक इतना नॉलेज भी टाइम, नहीं है और आ जाते इनको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है और एवोल्यूशन को डिस्प्रूव करने यार आते। उस टाइम तो गलत फहमी थी ना, मैंने जब डिबेट की थी उस बंदे से तो थोड़ी पता था कि इस बेचारे को बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। अगर आप ये समझें कि क्या उस बंदे से एवोल्यूशन पे डिबेट होनी चाहिए, भाई एवोल्यूशन से उस पर डिबेट, उससे डिबेट करेंगे जिसको एवोल्यूशन का कुछ पता हो। उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो तो बेचारा सड़क छाप आदमी है एवोल्यूशन के मामले में, ये बात है। जी वैसे मेरा एक और क्वेश्चन था कि वो जो हमारे में जो क्रोमोसोम 2 फ्यूजन हुई थी, उसका हमें एवोल्यूशनरी क्या मिला हमें उसका? क्या मिला उसका? उसका एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या मिला हमें? जैसे कि उसने क्या हमारे भाई जो नियोकॉर्टेक्स को विटामिन, जो जो विटामिन बी और और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो फ्यूजन साइट है उसके आसपास वो सारे जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, समझे वो बात। जो दिमाग जी की, बिल्कुल। आप विकिपीडिया पेज पे चले जाएं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के और चिंपैंजी जीनोम प्रोजेक्ट के, और उसमें आपको एक पूरा सेक्शन बना हुआ दिखाई देगा। उस विकिपीडिया पेज के ऊपर ही लिखा है कि फ्यूजन क्रोमोसोम 2 की जो फ्यूजन साइट है ना उसके आसपास ही वो सारे जोन्स हैं, ठीक है, जहां पे ब्रेन की डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है असल में। जी गालिब, समझ एक गए? आखिरी बात कर लूंगा, जी आपकी जी करें, इजाजत है? हाँ करें तो करें, क्या बात करें। उसके हाँ वही वही डिबेट में मैंने एक और कैसे साहब की बात पकड़ी थी जिसमें वो कह रहे थे कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि इतने जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम के अंदर ये एवोल्यूशन पॉसिबल कैसे है। तो फिर आपने जो एविडेंस दिया था एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस का, तो फिर वो तो कैसे साहब की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि ये 205 सेम जगह पे कैसे हो गए? ये क्या अल्लाह ने इनके अंदर वायरस हाँ जी, डाले यही अगर तो बात है, जियोलॉजिकल टाइम में वो हुआ तो ही भाई नहीं है? मल्टीवर्स की एज में भी नहीं हो सकते। वो तो उन्होंने कैसर की इसका थ्योरी जवाब के नहीं दिया। मुताबिक तो वो मल्टीवर्स की एज में भी नहीं ये हो सकते रेट्रोवायरस ना, हो ही नहीं सकते हैं। हो ही नहीं अगर कैसे सकते। साहब की बात को और हम ये क्रेडिबल वो माने तो तो ये हो सिर्फ ही नहीं हमने, सकता। वो तो हमने सिर्फ एक रेट्रोवायरस की बात की थी भाई, 205 इतने रेट्रोवायरस रेट्रोवायरसेस फैले है हैं। ना, इसके अलावा इतने और रेट्रोवायरसेस है ना जिनकी बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इनका तो यानी, ये इनकी जिम्मेदारी हाँ, किसका जवाब दे? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। इससे पता चलता है कि वो डिबेट में क्या करके गए। हाँ, तो बस मैं यही कह रहा था कि आप ये सब लोगों को किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि सबूर अहमद भी है जो इसकी तरह ही छलांगे और हरकतें करता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे आप? हम्म, यार वो मैं ये ऐसे ही है, सोचता हूँ वो भी कि ऐसे ही, वो ऐसे पसूड़ी आदमी है, उसकी कोई मैं वो ये सोचता हूँ कि वैल्यू नहीं। भाई अगर ये लोग को इतना ही नॉलेज है तो नोबेल प्राइज घर लेके क्यों नीचे चले जाते हैं ये लोग? नहीं ले जा आदम सकते ना। आदम हुआ का एविडेंस देना नहीं है, और जब अगर आदम हुआ पे बात आती तो ये लोग कहते हैं कि ये ईमान की बात है। अब इनको हम्म, कोई भी एकेडमिक सर्कल में इनको कोई ले ही नहीं सकता सीरियसली। मैं तो बस मेरे यही व्यूज देने आया था।
हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है इनको, और इनको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है, ये भी आप बात छोड़ दें। कोई भी नहीं लेता। सबूर अहमद को आपने कौन लेता आपने सीरियस? आपने सबूर अहमद ऐसे ही आपने माइकल ठोकर। बीवी को पढ़ा है? मैंने पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, माइकल बी की 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं यार, क्या हो गया। हाँ तो मुझे उसका एक आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आ रहा, अगर आपकी इजाजत हो तो उसका आप सवाल पूछने देंगे, क्योंकि थोड़े पूछे कॉलर्स पूछे वेट कर रहे हैं, अगर आप कहें तो। पूछे पूछे। उसको आर्ग्यूमेंट मेरे पास, उसमें थोड़ा उलझा हूँ इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी वाले आर्ग्यूमेंट पे। यार वो ना माइकल जे गूल्ड की, स्टीवन जे गूल्ड की एक वीडियो है बैक्टीरियल फ्लैजेलम के ऊपर, जी सिर्फ 4 मिनट की जी बिल्कुल वीडियो है वही, कि वो। उसके अंदर वो मैकेनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ। हाँ वो ये कहता है कि बैक्टीरियम फ्लैजेलम कैसे इवॉल्व हुआ, और वो ये बताता है कि बैक्टीरियम फ्लैजेलम कैसे इवॉल्व हुआ। ये क्या कहता है बेसिकली, ये क्या करता है, ये कहता है कि बैक्टीरियम फ्लैजेलम एक बड़ा ही आम सा पार्ट है। बैक्टीरियम फ्लैजेलम होता क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया के पीछे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि उसे स्विम करने में हेल्प देता है। जी ठीक वो है। मोटर की तरह घूमता है, ये मैंने सुना है ऐसा कुछ। हाँ, तो ये कहता है कि बैक्टीरियम फ्लैजेलम में से अगर एक भी हम जीन का कोई कट कर देना, उसके काफी सारे जीन हैं, जी तो जब हम उसके लिए कट वो, करें ना, ठहरो ना, सुनो तो सही, जब सॉरी उन्हें हम सॉरी। तोड़ दें ना, तो वो जो है ना, क्या होता है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके जीन्स को नॉकड आउट करने के बाद आप कोई उससे ऐसी चीज बना सकें जो कि जानवर को कुछ भी देती हो। तो वो जो जीन है ना, अगर आप, और स्टीवन जे गोल्ड ने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर उसने ये शो किया है कि बाकायदा ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बैक्टीरिया जिसका फ्लैजेलम था, उसके उन्होंने 70% जब जीन्स को नॉकआउट किया ना, 80% जीन्स को नॉकआउट किया, तो एक और स्ट्रक्चर बन गया जो कि बैक्टीरिया में होता है, जो जिसके थ्रू बैक्टीरिया कुछ मटेरियल को इजेक्ट करते हैं या कुछ इंजेस्ट करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे सही याद नहीं है। तो उसको खत्म करते हुए भी ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो जिसका एक एवोल्यूशनरी पर्पज है पुराना, और वो बहुत से बैक्टीरिया में एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिससे पता लगता है कि वो जो ये कहता है ना कि वो ये कहता है माइकल बी ही इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, इस बात, हाँ प्लाज्मिड स्ट्रक्चर बन जाता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने कहा। वो ये कहता है कि भाई जो स्ट्रक्चर आज एवोल्यूशन के थ्रू ये किया जाता है क्लेम कि वो बने हैं, उन सब स्ट्रक्चर्स में से अगर कुछ वाइटल जीन्स को नॉकआउट कर दिया जाए तो टोटली सिस्टम फेलियर हो जाता है, और कोई ऐसी चीज नहीं बनती जो कि कोई फंक्शन कर सकती हो। मगर टाइम एंड अगेन ये दिखाया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कि जब आप कुछ चीजों को आप नॉकआउट करते हैं तो उनसे पिछले कुछ और बन जाते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इसी तरह एक फ्लैजेलम वाले, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि नॉन फ्लैजेलम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जैसे इधर ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने कहा था, वो प्लाज्मिड जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये बात है इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना। और दूसरी बात यह है कि वो इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी को खुद भी लैब में साबित नहीं कर पाया। इवन के जब डोवर ट्रायल हुआ था तो उससे पूछा गया था कि यार तेरे, तू कहता कि एवोल्यूशन जो है वो गलत है, और तू कहता है कि क्रिएशनिज्म स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, तो जो तू ये बात कर रहा है, तेरे पास कोई इस बात का सबूत है कि तेरी जो क्रिएशन की थ्योरी है वो सही साबित हो सकी है कि नहीं? कहता नहीं, मैं आज तक नहीं साबित कर सका सही। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि क्रिएशनिज्म एक हाइपोथेसिस है, तो वो वहां पे डोवर ट्रायल में मान गया कि क्रिएशनिज्म जो है एक हाइपोथेसिस है। सिंपल सी बात किया कि माइकल, वो जो है ना, क्या इसका नाम है, बीही जो है वो एक क्लाउन है असल में, और वो जो किताबें लिखता है वो चर्चिज में बिकती हैं। आपको पता है चर्चिज के बाहर स्टॉल लगा के बेची जाती हैं, क्रिश्चियन चर्चिज में अमेरिका में। ठीक है, तो मैं तो बड़ा आइसोलेटेड ही हूँ इस सब मामलों में। मैंने उसकी 2 किताबें पढ़ी हैं, एक डार्विन्स ब्लैक, एक डार्विन्स ब्लैक बॉक्स, और दूसरी डार्विन डिवॉल्व्स। डार्विन डिवॉल्व्स तो उसकी 2-3 साल पहले आई है, इवन के जब मैं जिस हजरत का आप नाम ले रहे थे उससे डिबेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने डार्विन डिवॉल्व्स पूरी किताब पढ़ी थी उस टाइम। ठीक है, समझ जी गए। मतलब ये जो तो ये आर्ग्यूमेंट है बात, इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का, ये कोई क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, ये एक सिर्फ डार्विन वो को गलत साबित करने हाइपोथेटिकल, की। एट बेस्ट हाइपोथेटिकल भी नहीं उसे कहा जा सकता।
मतलब एक मतलब क्रिश्चियन लोगों को खुश करने के लिए वो आर्गुमेंट दिया जाता है, वही ना? क्रिश्चियन लोगों को खुश करने के लिए ही दिया जाता है, और आपको पता है कि चर्चिज में इनवाइट होता है भी ही। नहीं नहीं, वो एक पादरी है मेरे हिसाब से। पादरी ही है वो। अच्छा। हाँ। चर्चिज में इनवाइट रहता है वो हमेशा, चर्चिज के अंदर वो बुलाया जाता है। इवन के जब डार्विन डिवॉल्व इसकी बुक हुई थी लॉन्च, तो एक चर्च वाले थे जिन्होंने अरेंज किया था उसे लॉन्च करने के लिए। ठीक है, समझिए। जी तो बुक लॉन्च की जो जी, थैंक यू। सेरेमनी थी ना, हाँ वो चर्च में हुई थी। हाँ, ठीक है, चलें फिर, सही है, जी, मैं चलता ठीक हूँ है, आगे। ठीक ठीक, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।